ये कहानी कोई कल्पना नहीं है। ये मेरी अपनी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जिसे चाहकर भी मैं भूल नहीं सका। सन 2002 में जब मैंने अपने पिता के कहने पर झारखंड के कोडरमा में मशरूम एक्सपोर्ट का काम शुरू किया था, तब मुझे नहीं पता था कि एक आम सी लगने वाली जगह एक अनदेखे डर का घर बन जाएगी। उस दिन के बाद से मेरी जिंदगी जैसे दो हिस्सों में बंट गई, एक जो सबको दिखती है और एक जो सिर्फ मैं जानता हूं, और शायद वो भी जो उस रात मुझे उस वीराने में पहली बार मिली थी। नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, मैं हूं प्रवीण और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जो एक छोटे से व्यापार के सपने लेकर कोडरमा गया था, लेकिन वहां जाकर उसे जो मिला वो किसी भी सोच से परे था। ये कहानी एक आप बीती है, एक ऐसी सच्चाई जिसे वो आज तक झुठला नहीं सका। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। कमेंट करके जरूर बताइए कि आप ये कहानी कहां से सुन रहे हैं, क्योंकि कहानियां सबको जोड़ती हैं और शायद अगली कहानी आपकी जगह से हो। अब बिना रुके इस कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। मेरे जीवन में इन रहस्यमयी घटनाओं का सिलसिला सन 2002 में शुरू हुआ था। उस समय मैंने अपने पिता के सुझाव पर मशरूम एक्सपोर्ट का व्यवसाय शुरू किया था, जो मेरे लिए एक नया और चुनौतीपूर्ण कदम था। इस व्यवसाय के साथ ही मेरे जीवन में एक ऐसी अदृश्य सत्ता का प्रवेश हुआ जिसे मैं आत्मा कहता हूं। यह आत्मा मेरे जीवन का एक अटूट हिस्सा बन गई। शायद बहुत से लोग इसे मेरी कल्पना या बकवास समझें, लेकिन यह मेरे लिए सत्य है। इस जवाब को लिखते समय भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वह आत्मा मेरे आसपास ही कहीं मौजूद हो, शायद मेरी हर गतिविधि को चुपके से देख रही हो। यह सब तब शुरू हुआ जब मैंने अपने मशरूम व्यवसाय के लिए झारखंड के कोडरमा जिले को चुना। उस समय झारखंड बिहार का हिस्सा था और कोडरमा का झुमरी तिलैया शहर अपनी शांत और ठंडी जलवायु के लिए जाना जाता था। सामान्य बोलचाल में लोग झुमरी तिलैया को ही कोडरमा कहते थे। वहां का तापमान बिहार झारखंड के अन्य हिस्सों की तुलना में थोड़ा कम रहता था, जो मशरूम की खेती के लिए आदर्श था। इसीलिए मैंने वहां एक मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स में अपना छोटा सा कार्यालय स्थापित किया। साथ ही मैंने झुमरी तिलैया में एक साधारण एक कमरे का किराए का फ्लैट भी ले लिया, जहां मैं अकेले रहता था। मेरे साथ अजीबोगरीब घटनाओं की शुरुआत मेरे व्यवसाय शुरू करने के लगभग 2 महीने बाद हुई। एक ठंडी दिसंबर की शाम को मैं अपने कार्यालय में कुछ अतिरिक्त समय तक रुका हुआ था। हजारीबाग से कुछ व्यापारी मुझसे मिलने आए थे और उनकी बैठक के कारण कार्यालय बंद करने में देर हो गई। रात के लगभग 7:45 पर मैंने कार्यालय का ताला लगाया और अपने चपरासी को चाबी सौंप दी। बाहर निकलते ही मैंने पास की एक छोटी सी दुकान से कुछ उबले अंडे खरीदे। सर्दी की वह रात कड़कड़ाती ठंड से भरी थी और छोटे शहरों की खासियत के अनुसार ज्यादातर दुकानें शाम होते ही बंद हो चुकी थीं। सड़कें सुनसान थीं और ठंडी हवा चेहरे पर चुभ रही थी। मैंने एक सिगरेट सुलगाई और धीरे धीरे अपने फ्लैट की ओर चल पड़ा। मेरा फ्लैट बाजार से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर था। रास्ते में एक ऐसा इलाका पड़ता था जो पूरी तरह वीरान था। वहां सड़क के दोनों ओर घना जंगल था और जंगल के साथ साथ लगभग 300 मीटर लंबी 8 फुट ऊंची 2 दीवारें खड़ी थीं। यह जगह रात के समय बेहद डरावनी लगती थी, क्योंकि वहां न तो कोई घर था न ही कोई राहगीर। केवल सड़क पर टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट्स और जंगल से आती साई साई की आवाजें थीं। मैं उबले अंडे खाते और सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए उस सुनसान रास्ते पर चल रहा था। जब मैं उस 300 मीटर लंबी दीवार के बीचों बीच पहुंचा, तभी अचानक एक आवाज ने मुझे चौंका दिया। यह किसी लड़की की आवाज थी, जो धीमी लेकिन स्पष्ट थी। सुनिए। मैंने एक पल के लिए रुककर इधर उधर देखा, लेकिन आसपास कोई नहीं था। मैं जिस रास्ते से आया था वह पूरी तरह खाली था। इतनी रात गए उस वीरान जगह पर किसी लड़की का होना असंभव सा लग रहा था। मुझे लगा कि शायद यह मेरा वहम है। मैंने उस आवाज को नजरअंदाज किया और तेज कदमों से आगे बढ़ने लगा, लेकिन मैंने अभी मुश्किल से 25 से 30 कदम ही उठाए होंगे कि वही आवाज फिर से गूंजी। सुनिए ना। इस बार आवाज पहले से कहीं अधिक स्पष्ट थी। यह किसी 14-15 साल की लड़की की आवाज जैसी थी और मुझे लगा कि यह दीवार के दूसरी ओर जंगल की तरफ से आ रही है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुझे शक हुआ कि कुछ गलत हो रहा है। मैंने बिना रुके अपनी रफ्तार और तेज कर दी, लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैंने अभी 15 से 20 सेकंड और चला ही होगा कि अचानक वही आवाज फिर से सुनाई दी, लेकिन इस बार वह तेज और गुस्से से भरी थी।
रुक जाइए, आपको ही बुला रही हूं। यह आवाज इतनी करीब थी कि लगा जैसे कोई मेरे ठीक पीछे खड़ा हो। मैंने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। दीवार के पीछे से आती उस आवाज ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मुझे यकीन हो गया कि मैं किसी मुसीबत में फंस रहा हूं। मैंने बिना कुछ सोचे समझे दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन तभी ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दोनों पैरों को पीछे से जोर से जकड़ लिया हो। मेरे कदम जमीन पर ठिठक गए। मैं चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। मुझे याद आया कि गायत्री मंत्र मुझे इस संकट से बचा सकता है, लेकिन मेरे हाथ में उबले अंडे थे और मैं उन्हें पकड़कर मंत्र जाप नहीं करना चाहता था। मैंने जल्दी से अंडों को सड़क पर फेंक दिया और गायत्री मंत्र का जाप शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने 2-4 बार मंत्र पढ़ा, मेरे पैरों की जकड़न धीरे धीरे कम होने लगी। मैंने पूरी ताकत लगाकर दौड़ना शुरू किया और बिना रुके, बिना पीछे मुड़े अपने फ्लैट की ओर भागा। मैं तभी रुका जब मैं अपने घर के दरवाजे के पास पहुंचा। उस रात मैं पूरी तरह सहमा हुआ था। उस घटना को याद करके मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। मुझे बार बार लग रहा था जैसे कोई मुझे खिड़की से या फिर रोशनदान से लगातार घूर रहा हो। 2 आंखें मुझे हर पल देख रही थीं और वह नजर इतनी तीखी थी कि मैं बेचैन हो उठता था। मैंने बत्ती जलाकर रात काटी, लेकिन मन का डर कम नहीं हुआ। अगली सुबह स्नान करने के बाद मैंने खुद को तरोताजा महसूस किया। दिन के उजाले में वह रात वाली घटना किसी बुरे सपने जैसी लग रही थी। जब एक बार उस घटना की याद आई तो मैंने उसे अपने मन का वहम समझकर दिमाग से झटक दिया। मैंने सोचा कि शायद ठंड और अकेलेपन ने मेरे दिमाग में वहम पैदा कर दिया था, लेकिन मैं बिल्कुल गलत था। मुझे बाद में पता चला कि उस रात मेरे साथ कभी नहीं खत्म होने वाली एक घटना की शुरुआत हो चुकी थी। अगले दिन मैंने अपना पूरा समय कार्यालय में बिताया, जहां मैं अपने क्लाइंट्स के साथ व्यस्त रहा। वह दिन मेरे लिए बेहद व्यस्त था, क्योंकि कई मीटिंग्स और नए ऑर्डर्स की बातचीत चल रही थी। मैंने अपने सारे काम समय से पहले निपटाए ताकि फिर से देर न हो। शाम को मैंने कार्यालय का ताला लगाया, चाबी अपने चपरासी को सौंपी और अपने फ्लैट की ओर चल पड़ा। शाम के करीब 6:30 थे। सर्दी अपने चरम पर थी और तापमान शायद 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा होगा। आसमान में घना कोहरा छाया हुआ था, जो अंधेरे के साथ मिलकर सड़कों को और रहस्यमयी बना रहा था। स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी कोहरे में धुंधली पड़ रही थी और सड़क पर गिनती के लोग ही दिख रहे थे। मैं अपनी ही धुन में था, सिगरेट के कश लेते हुए धीरे धीरे चल रहा था। पिछले दिन की उस डरावनी घटना का मेरे दिमाग में दूर दूर तक कोई ख्याल नहीं था। शायद मैंने उसे सचमुच अपने मन का वहम मान लिया था। लेकिन जैसे ही मैं उस वीरान रास्ते पर पहुंचा जहां पिछली रात वह अजीब घटना घटी थी, मेरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। मैं उस 300 मीटर लंबी दीवार के बीचों बीच था, जब अचानक 1 सेकंड के 100वें हिस्से में मेरी आंखों के सामने बिजली सी चमक उठी। फिर पल भर के लिए चारों ओर घुप अंधेरा छा गया, जैसे किसी ने सारी रोशनी निगल ली हो। मैं ठिठक गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। लगभग 5 सेकंड बाद जब मेरी आंखें सामान्य हुईं, मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। अचानक मेरे पास से गर्म हवा का एक तेज झोंका गुजरा, इतना तेज कि लगा जैसे कोई विशाल ब्लोअर मेरे सामने चल रहा हो। कुछ ही पलों में मेरा माथा पसीने से तर हो गया, जबकि बाहर तो कड़ाके की ठंड थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि मेरा शरीर अचानक हल्का हल्का लगने लगा, जैसे कोई मुझे हवा में उठाकर ले जा रहा हो। मेरे पैर जमीन को छू रहे थे, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे मैं हवा में तैर रहा हूं। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही सब सामान्य हो गया। मैंने खुद को संभाला और तेजी से अपने फ्लैट की ओर बढ़ गया। उस दिन के बाद मैंने उस रास्ते से कई बार गुजरने की कोशिश की, लेकिन वैसी कोई अजीब घटना फिर कभी नहीं हुई। फिर भी मेरे अंदर कुछ बदलाव जरूर आने लगे थे। उस घटना के बाद मेरे रुके हुए काम अचानक पूरे होने लगे। जो ऑर्डर्स कई दिनों से अटके पड़े थे, वे एक एक करके पक्के होने लगे। मेरे व्यवसाय में एक नई रफ्तार आ गई। लेकिन यह सिर्फ काम तक सीमित नहीं था। जहां भी मैं जाता, मेरे आसपास एक अजीब सी खुशबू फैलने लगती। यह खुशबू बिल्कुल बेली या चमेली के फूलों जैसी थी, इतनी सुखद कि मेरे साथ बैठे लोग भी इसे महसूस करते और हैरान होकर इधर उधर देखने लगते। मुझे हमेशा ऐसा लगने लगा जैसे कोई मेरे साथ चल रहा हो, मेरे हर कदम पर मेरी छाया की तरह। दिन के समय तो यह एहसास मुझे उतना परेशान नहीं करता था, लेकिन रात होते ही यह डर में बदल जाता।
मुझे लगता कि कोई मेरे कमरे में मेरे साथ है, मुझे चुपके से देख रहा है। इस डर से निपटने के लिए मैंने अपने एक दोस्त से, जो मेडिकल स्टोर चलाता था, वेलियम 10 नाम की नींद की गोलियां ले ली। जब भी डर हावी होता, मैं एक गोली खा लेता, आंखें बंद करता और कुछ ही मिनटों में गहरी नींद में चला जाता। इन गोलियों का असर इतना गहरा था कि सुबह उठने पर मुझे लगता कि मैंने बस 10 मिनट सोया हूं, लेकिन घड़ी देखने पर पता चलता कि मैं 8 से 10 घंटे तक गहरी नींद में डूबा रहा। इसी बीच मेरा व्यवसाय तेजी से बढ़ रहा था। अब कई बार बाहर से क्लाइंट्स आते और उन्हें रुकने की जरूरत पड़ती। मेरे छोटे से एक कमरे के फ्लैट में यह संभव नहीं था, इसलिए मैंने एक नया फ्लैट किराए पर ले लिया। यह फ्लैट बाजार से थोड़ा और दूर था, लेकिन बड़ा और सुविधाजनक था। इसमें 2 कमरे, एक छोटा सा आंगन और एक रसोई थी। फ्लैट ग्राउंड फ्लोर पर था। मकान का मुख्य गेट एक ही था, लेकिन ऊपरी मंजिल की सीढ़ियां बगल से निकल जाती थीं। मेरा फ्लैट मुख्य गेट से अंदर घुसते ही सीढ़ियों के बाईं ओर था। मेरे पास ज्यादा सामान नहीं था, इसीलिए मैंने अपना ज्यादातर सामान आगे वाले कमरे में ही रख दिया। दूसरा कमरा लगभग खाली था, बस कुछ पुराने बक्से और सामान वहां पड़े थे। रसोई में मेरे पास जरूरी सामान था, क्योंकि खाना बनाना और खाना दोनों मुझे बेहद पसंद था। मैं अक्सर अपने लिए कुछ नया बनाकर खाता। उस दिन मैं ऑफिस के काम और फ्लैट शिफ्ट करने की भागदौड़ में इतना थक गया था कि मैंने खाना बनाने का इरादा छोड़ दिया। ऑफिस से लौटते समय मैंने रास्ते में कुछ समोसे और उबले अंडे खा लिए थे। घर पहुंचकर मैंने सिर्फ दूध गर्म किया और उसे लेकर अपने बेड पर चला गया। मेरे 2-3 बाय 6 के बेड थे, जिन्हें मैंने जोड़कर रखा था। कमरा लगभग 12 बाय 15 फुट का था। बेड के ठीक ऊपर एक 4 बाय 4 की खिड़की थी, जो रात में हल्की हल्की हवा आने देती थी। बेड से करीब 6 फुट की दूरी पर सामने की दीवार में एक रैक था, जिसे मैंने अपनी चीजों से सजा रखा था। उस रैक में मेरे लगभग 100 ऑडियो कैसेट्स थे, जो मैंने बड़े शौक से इकट्ठा किए थे। एक पुराना डेक भी था, क्योंकि उस समय डीवीडी प्लेयर आम नहीं थे। रैक के निचले हिस्से में मेरी कुछ किताबें थीं, जिन्हें मैं बड़े चाव से पढ़ता था। इनमें प्रेमचंद की कहानियां, शरत चंद्र की उपन्यास और कुछ अन्य किताबें जैसे गुनाहों का देवता और चित्रलेखा शामिल थीं। साहित्य मेरा हमेशा से शौक रहा था और ये किताबें मेरे लिए अनमोल थीं। उस रात बिजली नहीं थी। मैंने एक बड़ी सी मोमबत्ती जलाई और उसे बेड के बाएं तरफ जमीन पर बेड से करीब 4 फुट की दूरी पर रख दिया। दूध बहुत गर्म था, इसलिए मैंने उसे ठंडा होने के लिए बिछावन के नीचे रख दिया। मेरे पास कोई सेंटर टेबल या छोटा मेज नहीं था। नींद की गोली मैंने दूध गर्म करते समय ही खा ली थी। दूध के ठंडा होने का इंतजार करते करते मुझे कब नींद आ गई, पता ही नहीं चला। अचानक मुझे लगा जैसे मेरा दम घुट रहा हो। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मैंने अर्धनिद्रा की हालत में आंखें खोलीं और जो सामने दिखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। मेरे रैक से आग की तेज लपटें निकल रही थीं। ऑडियो कैसेट्स की प्लास्टिक पिघलकर जलती हुई रैक से नीचे जमीन पर गिर रही थी। मेरी सारी किताबें धू-धू करके जल रही थीं। पूरा कमरा काले धुएं और आग की लपटों से भर गया था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि वह मोमबत्ती, जिसे मैंने बेड के पास रखा था, अब भी वहीं जल रही थी, बिना किसी बदलाव के। मैं बेड से कूद पड़ा और पागलों की तरह खिड़की और दरवाजा खोलने दौड़ा। फिर बाथरूम से पानी लाकर आग बुझाने लगा। लगभग 5 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद मैंने आग पर काबू पा लिया, लेकिन धुआं निकलने में आधा घंटा लग गया। कमरा धुएं की गंध से भर गया था और मेरा रैक पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। मेरी सारी किताबें और कैसेट्स राख में बदल गए थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि आग लगी कैसे? बिजली तो थी ही नहीं। मोमबत्ती रैक से 6 फुट दूर थी और रैक के आसपास कोई ज्वलनशील चीज नहीं थी। कमरे में आग या रोशनी का एकमात्र स्रोत वही मोमबत्ती थी, जो अब भी फर्श पर जल रही थी। मैंने पूरी रात उस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई तर्क समझ नहीं आया। मेरा दिमाग चकरा रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई यह सब करके मुझे सतर्क कर रहा है या अपने होने का सबूत दे रहा है, क्योंकि मेरे शरीर पर कोई चोट, जलन या हानि नहीं हुई थी। लेकिन घटना घटी थी। समय धीरे धीरे बीत रहा था, लेकिन मैंने इन रहस्यमयी घटनाओं के बारे में किसी से एक शब्द भी नहीं कहा। हर बार मैं सोचता कि अपनी माँ को, जो बहुत धार्मिक थीं और नियमित पूजा पाठ करती थीं, ये सब बताऊंगा। लेकिन जैसे ही सुबह होती, रात की सारी घटनाएं मेरे दिमाग से धुंधली पड़ जाती, मानो कोई माया मुझे इन्हें भूलने पर मजबूर कर रही हो।
मैं दिन में अपने काम में इतना व्यस्त रहता कि ये बातें दिमाग में आती ही नहीं थी। इन घटनाओं के लगभग 15 दिन बाद एक सुबह मेरे पिता का फोन आया। उनका स्वर गंभीर था और उन्होंने मुझे किसी जरूरी काम से पटना बुलाया। उस दिन दोपहर 2:30 बजे की हटिया पटना एक्सप्रेस थी। मैंने जल्दी से अपने सामान पैक किए, कार्यालय की चाबी अपने चपरासी को सौंपी और उसे अगले दिन समय पर ऑफिस खोलने का निर्देश दिया। फिर मैं अपने फ्लैट पहुंचा, मकान मालकिन को सूचना दी कि मैं 1 दिन के लिए पटना जा रहा हूं और फ्लैट का ताला लगाकर स्टेशन के लिए निकल गया। पटना जाने का मेरा इरादा सिर्फ 1 दिन का था, लेकिन वहां कुछ अप्रत्याशित कामों के कारण मुझे 3 दिन रुकना पड़ा। चौथे दिन मैं दोपहर की पटना हटिया सुपर एक्सप्रेस से वापस लौटा और लगभग 2:30 बजे अपने फ्लैट पहुंचा। सूरज अभी आसमान में था, लेकिन हल्की हल्की ठंड अब भी बनी हुई थी। मैं थका हुआ था और बस अपने फ्लैट में जाकर आराम करने की सोच रहा था। जैसे ही मैं मेन गेट के पास पहुंचा और उसे खटखटाने वाला था, मैंने देखा कि गेट पहले से ही खुला हुआ था। मेरी नजर मेरे फ्लैट की ओर गई और जो मैंने देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। मेरी मकान मालकिन, उनकी बेटी और उनका बेटा मेरे फ्लैट का ताला तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर था। आखिर वे मेरे फ्लैट का ताला क्यों तोड़ रहे थे? क्या वे मेरी अनुपस्थिति में कुछ गलत करने की कोशिश कर रहे थे? मेरा सिर चकराने लगा। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ही मकान मालकिन की नजर मुझ पर पड़ी। उन्होंने मुझे देखते ही चीखते हुए डांटना शुरू कर दिया। तुम क्यों हम सबकी जान लेना चाहते हो? उनकी आवाज में गुस्सा और डर दोनों थे। मैं उनकी बात से पूरी तरह हैरान था। मैंने कुछ पूछने की कोशिश की, लेकिन तभी मेरे नथुनों से एक तेज तीखी गंध टकराई। एलपीजी गैस की गंध। यह गंध इतनी तेज थी कि मेरे सिर में चक्कर सा आ गया। मैंने ध्यान से सूंघा और पाया कि गंध मेरे फ्लैट के अंदर से आ रही थी। मकान मालकिन ने बताया कि मेरे पहुंचने से सिर्फ 5 मिनट पहले उन्हें इस गंध का एहसास हुआ था। चूंकि मेरा फ्लैट आंगन के पास था, गंध सीधे उनके ऊपरी माले तक जा रही थी। मेरा फ्लैट ताला बंद था और किसी अनहोनी से बचने के लिए वे लोग ताला तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, ताकि गंध का कारण पता कर सकें और उसे ठीक कर सकें। उनकी बात सुनकर मेरा गुस्सा कुछ कम हुआ, लेकिन मन में एक नया डर जन्म लेने लगा। मैंने जल्दी से फ्लैट का ताला खोला और दौड़कर रसोई की ओर बढ़ा। गंध रसोई से ही आ रही थी। रसोई का दरवाजा भी ताला बंद था। मैंने उसे खोला और हम सब अंदर दाखिल हुए। जो दृश्य सामने था वह किसी के लिए भी यकीन करना मुश्किल था। गैस स्टोव के दोनों बर्नर के नॉब पूरी तरह ऑन थे और सिलेंडर का रेगुलेटर भी खुला हुआ था। गैस तेजी से बर्नर से निकल रही थी और कमरे में उसकी तेज गंध फैल चुकी थी। मैंने तुरंत दोनों बर्नर और रेगुलेटर को बंद किया। हम सब ने राहत की सांस ली। कमरे में अब भी गंध बनी हुई थी, लेकिन खतरा टल चुका था। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल बार बार कौंध रहा था। यह सब हुआ कैसे? फ्लैट का ताला बंद था, रसोई का दरवाजा बंद था, फिर बर्नर और रेगुलेटर के नॉब ऑन कैसे हो गए? अगर मैं गलती से पटना जाते वक्त उन्हें खुला छोड़ गया होता तो गंध 4 दिन पहले ही फैल चुकी होती। लेकिन मकान मालकिन का कहना था कि गंध मेरे आने से सिर्फ 5 मिनट पहले शुरू हुई। यह सब समझ से परे था। यह तीसरी घटना थी जो पिछले 1 महीने में मेरे साथ घटी थी। अब मेरा डर अपने चरम पर था। रात में अकेले सोना मेरे लिए असंभव हो गया था। मैंने तय किया कि अब मैं अकेले नहीं रहूंगा। काफी सोच विचार के बाद मुझे अपने एक दूर के भतीजे की याद आई। वह 13-14 साल का था और गांव में रहता था। मैंने उसकी मां से बात की और वे उसे मेरे पास भेजने के लिए राजी हो गईं। मैंने उन्हें हर महीने एक निश्चित राशि देने का वादा किया। तीसरे दिन वह मेरे पास आ गया। इन 2 रातों में मैंने बिना नींद की गोली खाए जागकर समय काटा था। हर पल मुझे लगता कि कोई मेरे पास है। कमरे में कभी बेली, कभी चमेली की खुशबू आती, जो मेरे डर को और बढ़ा देती। जिस दिन मेरा भतीजा आया, मैं उसे बाजार ले गया। उसके लिए कुछ नए कपड़े, जूते और जरूरी सामान खरीदा। रात में हमने साथ खाना खाया और बेड पर लेट गए। बिजली थी तो मैंने अपने पुराने डेक में एक गजल का कैसेट लगाया। मुझे गजलें सुनना हमेशा से पसंद था। मैंने डेक को ऑटो रिवर्स मोड पर सेट किया ताकि वह रात भर चलता रहे। उस रात मैंने नींद की गोली नहीं खाई थी, शायद इसलिए नींद नहीं आ रही थी। बसंत का मौसम शुरू हो चुका था और ठंड अब कम हो रही थी। मैंने जानबूझकर खिड़की खुली छोड़ दी ताकि ताजी हवा आए। रात के 12 बजे तक मैं जगा हुआ था, ये मुझे याद है। उसके बाद कब नींद ने मुझे अपनी आगोश में लिया
पता ही नहीं चला। अचानक नींद में मुझे लगा जैसे मेरी कमर पर कोई भारी चीज रख दी गई हो। मैंने आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही किसी ने मेरी दोनों कलाइयों को इतनी मजबूती से बेड पर दबा दिया कि मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मेरी कलाइयों में नाखून जैसी नुकीली चीजें चुभ रही थीं और दर्द साफ महसूस हो रहा था। मेरा पूरा शरीर सिवाय मेरी गर्दन के जैसे लकवाग्रस्त हो गया था। मैं सामने खिड़की देख पा रहा था, जहां से सुबह की हल्की रोशनी और चिड़ियों की चहचहाहट आ रही थी। मेरे डेक पर गजल अब भी बज रही थी। मैंने गर्दन घुमाकर देखा, मेरा भतीजा पास में ही गहरी नींद में सो रहा था। मुझे हर चीज का एहसास था, खिड़की से आने वाली हवा, गजल की मधुर धुन, चिड़ियों की आवाज, लेकिन मैं हिल नहीं पा रहा था। जो चीज मेरे शरीर पर बैठी थी और मेरी कलाइयों को जकड़े हुए थी, वह मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। फिर भी कमरे में बेली के फूलों की इतनी तेज सुगंध फैली हुई थी कि मेरा दम घुटने लगा। मैं उस भयावह स्थिति में लगभग आधा मिनट तक उस अज्ञात शक्ति से छूटने की कोशिश करता रहा। मेरा पूरा शरीर पसीने से तर था और मेरी सांसें उखड़ रही थीं। मैंने अपने मन को संभाला और एक बार फिर ईश्वर का सहारा लिया। मैंने गायत्री मंत्र का मानसिक जाप शुरू किया। जैसे ही मैंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, मेरी कलाइयों पर दबाव और तेज हो गया, मानो वह शक्ति मुझे और जोर से जकड़ना चाहती हो। लेकिन कुछ ही पलों बाद धीरे धीरे वह दबाव कम होने लगा। मेरी कमर पर रखा भारीपन हल्का पड़ने लगा और चंद सेकंड में मैं उस रहस्यमयी चंगुल से पूरी तरह मुक्त हो गया। मैं हाँफ रहा था और मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने तुरंत बेड से छलांग लगाई और बिजली के बल्ब का स्विच ऑन किया। कमरे में रोशनी फैल गई, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। मैंने डरते डरते बेड के नीचे झांका, सोचा शायद कुछ दिख जाए, लेकिन वहां भी सिर्फ धूल और खालीपन था। कमरा अंदर से बंद था और खिड़की भी सुरक्षित थी। कोई भी बिना दरवाजा या खिड़की खोले बाहर नहीं जा सकता था। मैंने दीवार पर टंगी घड़ी की ओर देखा। सुबह के 4:35 थे। बाहर अभी अंधेरा था, लेकिन चिड़ियों की चहचहाहट शुरू हो चुकी थी। मैंने अपने भतीजे चंदन को जगाया। मुझे लगा कि शायद उसने कुछ देखा हो या कुछ महसूस किया हो। वह आंखें मलते हुए उठकर बैठ गया। उसका चेहरा नींद से भरा हुआ था। मैंने उससे पूछा, चंदन, क्या तूने कुछ देखा? कुछ अजीब सा हुआ क्या? उसने आश्चर्य से मेरी ओर देखा और कहा, चाचा जी, मुझे क्या पता, मैं तो गहरी नींद में सो रहा था। उसकी बातों से साफ था कि उसे कुछ भी पता नहीं था। अचानक चंदन की नजर मुझ पर पड़ी और वह जोर से चीख पड़ा। उसने मेरी कलाइयों की ओर इशारा करते हुए कहा, चाचा जी, आपके हाथों से खून कैसे निकल रहा है? उसकी आवाज में डर साफ सुनाई दे रहा था। मैंने अपनी कलाइयों की ओर देखा और जो देखा उसने मुझे अंदर तक हिला दिया। मेरी दोनों कलाइयों से, ठीक उसी जगह से जहां मुझे नाखूनों के चुभने का एहसास हुआ था, खून की बूंदें टपक रही थीं। खून फर्श पर छोटे छोटे धब्बे बनाते हुए गिर रहा था। मेरे पैर कांपने लगे और मैं डर के मारे बेड पर धम्म से बैठ गया। मेरी कलाइयों पर खून देखकर और यह सोचकर कि यह सब कैसे हुआ, मेरे सिर में चक्कर आने लगा। डर और हैरानी ने मेरे मुंह से शब्द छीन लिए। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था और मेरी धड़कनें इतनी तेज थीं कि मुझे अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। चंदन ने जल्दी से एक गिलास पानी लाकर मेरी कलाइयों को साफ किया। मेरे पास कोई एंटीबायोटिक क्रीम नहीं थी, इसलिए मैंने उसे पास रखी परफ्यूम की शीशी से घावों पर स्प्रे करने को कहा। फिर मैंने अपनी अलमारी से बोरोलीन की ट्यूब निकाली और चंदन से घावों पर लगवाया। जब मैंने गौर से देखा तो पाया कि दोनों कलाइयों पर ठीक एक ही जगह नाखून जैसे आधा सेंटीमीटर गहरे घाव थे। ये घाव इतने सटीक थे कि मानो किसी ने जानबूझकर बनाए हों। मुझे अब यकीन हो चुका था कि मैं किसी गहरी परालौकिक साजिश में फंस चुका हूं। पिछले 2 महीनों से मैंने इन घटनाओं को नजरअंदाज करने की कोशिश की थी, यह सोचकर कि शायद यह मेरा वहम है। लेकिन अब यह साफ था कि अगर मैंने इसे और अनदेखा किया तो मैं अपनी जिंदगी को खतरे में डाल रहा हूं। मैंने ठान लिया कि आज मैं अपनी मां से फोन पर बात करूंगा और उन्हें शुरू से लेकर अब तक की सारी घटनाएं विस्तार से बताऊंगा। लेकिन उस दिन ऑफिस पहुंचते ही मैं अपने काम में इतना उलझ गया कि मां से बात करने का मौका ही नहीं मिला। मीटिंग्स, क्लाइंट्स के फोन और ऑर्डर्स की डिलीवरी ने मुझे पूरी तरह व्यस्त रखा। या शायद, जैसा कि मैं अब सोचता हूं, किसी अदृश्य शक्ति ने मेरी बुद्धि को भटकाकर मुझे ऐसा करने से रोका। अगले 1 हफ्ते तक
सौभाग्य से कोई और अजीब घटना नहीं घटी। इस शांति ने मुझे फिर से बेफिक्र कर दिया और मैं धीरे धीरे सामान्य जीवन में लौटने लगा। उस रात की घटना के लगभग 10 दिन बाद बिहार के जहानाबाद से मेरा एक क्लाइंट उपेंद्र यादव मुझसे मिलने आया। वह मशरूम व्यवसाय की ट्रेनिंग लेना चाहता था और कुछ सामान खरीदना चाहता था। मेरे पास उसकी जरूरत का कुछ सामान उपलब्ध नहीं था, लेकिन मैंने उसे बताया कि अगले दिन सुबह तक वह सामान रांची से आ जाएगा। मैंने उसे सुझाव दिया कि वह रात मेरे फ्लैट पर रुक जाए और सुबह सामान लेकर चला जाए। उपेंद्र इसके लिए तुरंत तैयार हो गया। ऑफिस से लौटने के बाद हमने मिलकर रसोई में खाना बनाया। चंदन ने भी हमारी मदद की। हमने साथ बैठकर खाना खाया और ढेर सारी बातें की। चूंकि मेरे दोनों बेड आपस में जोड़े हुए थे, हमने फैसला किया कि तीनों एक ही बेड पर सोएंगे। मैं और उपेंद्र देर रात तक बातें करते रहे, व्यवसाय, गांव की जिंदगी और पुरानी यादों के बारे में। मुझे नहीं पता कब मेरी आंखें बंद हुईं और मैं गहरी नींद में चला गया। मैं दिन भर की थकान के कारण गहरी नींद में डूबा हुआ था। तभी अचानक उपेंद्र की चीख ने मुझे जगा दिया। उसने मुझे जोर जोर से झकझोरते हुए पुकारा। मैंने घबराकर बत्ती जलाई और उससे पूछा, क्या हुआ? तू इतना डरा क्यों है? उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और वह हांफते हुए बोला, इस कमरे में कोई प्रेतात्मा है। उसने मुझे अपने काबू में कर लिया था। मैं उसकी बात सुनकर सन्न रह गया। मैंने कुछ पूछने की कोशिश की, लेकिन तभी मेरी नजर उसकी कलाइयों पर पड़ी। उसकी दोनों कलाइयों पर ठीक वैसे ही कट के निशान थे जैसे 10 दिन पहले मेरी कलाइयों पर बने थे। उन निशानों से खून रिस रहा था। मैंने उससे पूरी बात पूछी और उसने जो बताया वह मेरे लिए अविश्वसनीय था। उसने वही अनुभव बताया जो मैंने उस रात महसूस किया था। कमर पर भारीपन, कलाइयों का जकड़ा जाना और नाखूनों का चुभना। मैं निःशब्द हो गया। डर और अविश्वास ने मुझे अंदर तक हिला दिया। मैंने घड़ी देखी। सुबह के ठीक 4:35 थे। यह संयोग नहीं हो सकता था। उपेंद्र ने बताया कि वह अक्सर अपने खेतों में बने मचानों पर सोता है जो श्मशान के पास हैं, लेकिन उसे वहां कभी डर नहीं लगा, न ही ऐसी कोई घटना हुई। लेकिन मेरे फ्लैट में बंद कमरे के अंदर ऐसी भयानक घटना ने उसे डरा दिया। उसने कहा कि यहां जरूर कोई प्रेतात्मा का वास है। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह इतना डर गया था कि उसने मेरे फ्लैट से तुरंत निकलने का फैसला किया। उसने कहा, इस घर में रुकने से बेहतर है कि मैं बाकी रात रेलवे स्टेशन पर गुजार लूं, और वह रात के अंधेरे में ही चला गया। उपेंद्र के जाने के बाद मेरा डर अपनी सीमा लांघ चुका था। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता था। मैंने तुरंत अपनी मां को फोन किया और उन्हें शुरू से लेकर अब तक की सारी घटनाएं विस्तार से बताईं। मेरी आवाज में डर साफ झलक रहा था। मां ने शांत स्वर में कहा कि वे दोपहर की ट्रेन से मेरे पास आ रही हैं। मां दोपहर को मेरे फ्लैट पहुंची। उन्होंने सबसे पहले पूरे घर का मुआयना किया, फिर कुछ पूजा पाठ शुरू किया। पूजा के बाद उन्होंने ध्यान लगाया और गहरी शांति में डूब गईं। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें खोली और गंभीर स्वर में कहा कि इस घर की जमीन के नीचे कोई अशुभ चीज दबी हुई है जो इन सारी घटनाओं का कारण है। उन्होंने मुझे सलाह दी कि मुझे यह मकान तुरंत खाली कर देना चाहिए। मैंने अपनी मां की बात मकान मालकिन को विस्तार से बताई, यह उम्मीद करते हुए कि वे इसे गंभीरता से लेंगी और शायद कोई समाधान सुझाएंगी। लेकिन उन्होंने मेरी बात को पूरी तरह नकार दिया। उनका स्वर दृढ़ और थोड़ा रूखा था, जैसे मेरी बातें उन्हें व्यर्थ लग रही हों। उन्होंने जोर देकर कहा कि मकान बनवाने से पहले उन्होंने अपने पारिवारिक पुरोहित से विधिवत पूजा करवाई थी। पुरोहित ने नींव में विशेष अनुष्ठान किए थे और मंत्रों से मकान की नींव को बांध दिया था ताकि कोई अशुभ शक्ति या आत्मा वहां प्रवेश न कर सके। उनके अनुसार मेरी बातें निराधार थीं और उनके मकान में ऐसा कुछ होना असंभव था। लेकिन उनकी इस दृढ़ता के बावजूद मेरे मन में संदेह बना रहा। पिछले कुछ महीनों की घटनाएं, वह सुनसान रास्ते पर सुनी गई लड़की की आवाज, मेरी कलाइयों पर नाखूनों के निशान, गैस का रिसाव और उपेंद्र के साथ हुई घटना, ये सब मेरे दिमाग में बार बार घूम रही थी। उनकी बातें मुझे संतुष्ट नहीं कर पाईं। मकान मालकिन ने मेरे चेहरे पर डर और बेचैनी देखी। शायद मेरी हालत देखकर उनका स्वर थोड़ा नरम पड़ा। उन्होंने कहा कि वे अपने पुरोहित से इस बारे में बात करेंगी और देखेंगी कि क्या कोई उपाय हो सकता है। उनकी बात सुनकर मुझे थोड़ी राहत मिली, हालांकि मेरा मन अभी भी पूरी तरह शांत नहीं था। कुछ दिनों बाद मकान मालकिन ने मुझे बताया कि वे अपने गांव जा रही हैं। उनके पुरोहित, जिन्हें वे गुरुजी कहती थीं,
ने उनसे मेरा कोई निजी सामान लाने को कहा था ताकि वे उसका अध्ययन कर सकें। मैंने ज्यादा नहीं सोचा, तुरंत अपनी जेब से एक पुरानी रुमाल निकाली जो मैं अक्सर इस्तेमाल करता था और उन्हें दे दी। मुझे नहीं पता था कि यह रुमाल मेरे लिए क्या रहस्य खोलेगी, लेकिन मैं किसी भी संभावना को आजमाने को तैयार था। मकान मालकिन ने रुमाल ले लिया और गांव के लिए रवाना हो गई। लगभग 2 हफ्ते बाद मकान मालकिन गांव से लौटी। उन्होंने मुझे तुरंत अपने घर बुलवाया। मैं उनके घर गया, मन में एक अजीब सी उत्सुकता और डर का मिश्रण लिए। उनके ड्राइंग रूम में बैठकर उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने अपने गुरुजी से मेरी रुमाल के बारे में बात की थी। गुरुजी एक प्रसिद्ध तांत्रिक और आध्यात्मिक साधक थे जिनका इलाके में बहुत सम्मान था। जब मकान मालकिन ने उनकी बात मुझे सुनाई तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर एक प्रेत आत्मा का साया है और वह आत्मा एक युवा लड़की की है। मेरे दिमाग में तुरंत उस रात की वह आवाज गूंजी, सुनिए, जो मैंने उस सुनसान दीवारों वाले रास्ते पर सुनी थी। वह आवाज जो किसी 14-15 साल की लड़की की थी, मेरे कानों में फिर से गूंजने लगी। मकान मालकिन ने आगे बताया कि गुरुजी के अनुसार उस लड़की की मृत्यु बहुत कम उम्र में किसी अप्रत्याशित दुर्घटना में हुई थी। उसकी आत्मा तब से भटक रही थी और वह मेरे पास आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरी कम उम्र या शायद किसी अन्य आध्यात्मिक कारण से वह पहले मेरे करीब नहीं आ पाई थी। अब मेरे जीवन में कुछ ऐसा बदला था, शायद मेरी उम्र, मेरा मकान या मेरा मानसिक अवस्था, जिसके कारण वह आत्मा मेरे पास आ गई थी। गुरुजी ने यह भी कहा कि यह आत्मा मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रही थी, बल्कि वह मेरे साथ रहना चाहती थी, शायद किसी अधूरी इच्छा या बंधन के कारण। यह सुनकर मैं अवाक रह गया। मेरे दिमाग का एक हिस्सा जो आधुनिक और तर्क संगत था, इसे अंधविश्वास और बकवास मान रहा था। मैंने हमेशा विज्ञान और तर्क पर भरोसा किया था और आत्माओं जैसी बातें मुझे हास्यास्पद लगती थीं। लेकिन दूसरी ओर पिछले 2 महीनों में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था, वह रहस्यमयी आवाज, मेरी कलाइयों पर नाखूनों के निशान, रैक में लगी आग, गैस का रिसाव और उपेंद्र के साथ ठीक वैसी ही घटना, इन सब को एक साथ जोड़ने पर मैं इस बात से पूरी तरह इनकार भी नहीं कर सकता था। मकान मालकिन की बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई की झलक थी। मेरे मन में डर, अविश्वास और जिज्ञासा का एक अजीब तूफान चल रहा था। इसके बाद मैंने उस मकान में 4 महीने और रहने का फैसला किया। मेरे लिए यह आसान नहीं था, लेकिन व्यवसाय और आर्थिक स्थिति के कारण मुझे तुरंत दूसरा मकान ढूंढना संभव नहीं था। आश्चर्यजनक रूप से उन 4 महीनों में मेरे साथ वैसी कोई बड़ी डरावनी घटना नहीं घटी, लेकिन मेरे जीवन में कुछ और बदलाव जरूर आए। मेरी रोजमर्रा की परेशानियां धीरे धीरे गायब होने लगीं। मेरे मशरूम व्यवसाय में जो छोटी मोटी अड़चनें आती थीं, वे अब अपने आप हल होने लगीं। अगर मैं किसी चीज की इच्छा करता, चाहे वह कोई नया ऑर्डर हो, कोई जरूरी सामान या कोई छोटी सी खुशी, वह किसी ना किसी तरह पूरी हो जाती। मेरे आसपास के लोग, जिनसे मेरे रिश्ते पहले तनावपूर्ण थे, अब मेरे साथ दोस्ताना व्यवहार करने लगे। मेरे क्लाइंट्स मेरी तारीफ करने लगे और मेरे कर्मचारी मेरे प्रति पहले से ज्यादा सम्मान दिखाने लगे। यह सब इतना स्वाभाविक लगता था कि मैं इसे भाग्य मान लेता, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि यह उस आत्मा का प्रभाव हो सकता है। हालांकि कुछ छोटी छोटी असमंजस में डालने वाली घटनाएं होती रहती थीं। जैसे जब मैं अपने डेक पर गाने सुन रहा होता तो अचानक वही गाना बजने लगता जो मैं उस पल मन में सोच रहा होता। ये कई बार हुआ और हर बार मुझे हैरानी होती। कमरे में बार बार बेली के फूलों की सुगंध फैल जाती, भले ही आसपास कोई फूल या इत्र न हो। गर्मी के दिनों में जब पंखा भी राहत नहीं देता, मेरे आसपास अचानक ठंडी हवा का एहसास होने लगता, जैसे कोई मेरे लिए हवा बहा रहा हो। और सर्दियों में जब ठंड से शरीर अकड़ जाता, मुझे अचानक पसीना आने लगता, जैसे कोई मेरे आसपास गर्माहट ला रहा हो। ये अनुभव मुझे परेशान तो करते, लेकिन अब डर नहीं लगता था। मैंने इन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा मान लिया था। समय बीतता गया। कुछ महीनों बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मशरूम की कीमतें अचानक आधी से भी कम हो गईं। मेरा सारा मशरूम अमेरिका निर्यात होता था और इस गिरावट ने मेरे व्यवसाय को गहरी चोट पहुंचाई। मैंने दिन रात मेहनत की, नए बाजार तलाशे, लागत कम करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। अंत में मुझे मजबूरन अपना मशरूम व्यवसाय बंद करना पड़ा। मैंने कोडरमा छोड़ दिया
और अपने गृहनगर पटना वापस आ गया। यह मेरे लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। पटना में मैंने एक कंप्यूटर उत्पाद बनाने वाली कंपनी में नौकरी शुरू की। मैंने पूरी लगन से काम किया और मेरी मेहनत रंग लाई। 1 साल के भीतर मुझे पूरे बिहार में सेल्स की जिम्मेदारी सौंप दी गई। कंपनी ने मुझे एक कार और ड्राइवर भी दिया। मैं उस कार में ड्राइवर के साथ पूरे राज्य में मार्केटिंग के लिए घूमता रहता। ये नया जीवन व्यस्त था, लेकिन मुझे एक नई दिशा दे रहा था। मैं कोडरमा की घटनाओं को धीरे धीरे भूलने की कोशिश कर रहा था, हालांकि वे पूरी तरह मेरे दिमाग से निकल नहीं पाई थीं। एक दिन मैं 3 दिन की छुट्टी के बाद ऑफिस पहुंचा। उस दिन मुझे 1 हफ्ते की व्यावसायिक यात्रा पर निकलना था। ऑफिस के बाहर मैंने अपनी कार खड़ी देखी। एक अनजान व्यक्ति कार के सामने खड़ा था और वह फूल, सिंदूर, नारियल और नींबू से कार की पूजा कर रहा था। वह मंत्र पढ़ रहा था और उसका चेहरा शांत लेकिन गंभीर था। मैंने अपने सहकर्मी से पूछा कि यह कौन है। मुझे बताया गया कि मेरा पुराना ड्राइवर नौकरी छोड़कर चला गया है और यह नया ड्राइवर है। एडमिन हेड ने मुझे बताया कि नया ड्राइवर पहली बार यात्रा पर जाने से पहले पूजा करना चाहता था और इसलिए उसे इसकी अनुमति दी गई थी। मैं चुपचाप उसे पूजा करते देखता रहा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे रहस्यमयी लगा। वह साधारण कपड़ों में था, लेकिन उसका व्यवहार किसी साधु जैसा था। पूजा खत्म होने के बाद जब उसे मेरे बारे में पता चला तो उसने बड़े आदर से मेरे सामने हाथ जोड़े और मुस्कुराते हुए मेरा अभिवादन किया। विनम्रता ने मुझे तुरंत प्रभावित किया। हमारी यात्रा शुरू हुई। मैं ड्राइवर के साथ आगे की सीट पर बैठा। मुझे हमेशा से अपने ड्राइवरों से बात करना पसंद था, क्योंकि लंबी यात्राओं में यह समय काटने का अच्छा तरीका होता था। मैंने उससे बात शुरू की और उसने धीरे धीरे जवाब देना शुरू किया। वह कम बोलता था, लेकिन उसकी हर बात में एक गहराई थी, जैसे वह हर शब्द को सोच समझकर बोल रहा हो। लगभग 1 घंटे की ड्राइव के बाद मैंने एक ढाबे पर कार रुकवाई। हमने वहां गर्मा गर्म पराठे, दाल और चाय का नाश्ता किया। ढाबे की खुली हवा और खाने की खुशबू ने मन को तरोताजा कर दिया। नाश्ते के बाद हमने फिर से यात्रा शुरू की और बातचीत का सिलसिला दोबारा चालू हो गया। बातों बातों में मैंने उससे पूछा कि वह इतने खास और विधिवत तरीके से पूजा क्यों करता है। उसने शांत स्वर में जवाब दिया कि 8 महीने पहले उसके बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी, लेकिन उसका भाई अब भी उसके साथ है, उसकी आत्मा के रूप में। वह आत्मा उसे समय समय पर चीजों के बारे में आगाह करती है, खतरे से बचाती है और सही रास्ता दिखाती है। इसलिए वह अपने भाई की सलाह पर हर नए काम की शुरुआत पूजा से करता है। उसकी बात सुनकर मेरे मन में हलचल मच गई। मैंने हैरानी और संदेह के साथ पूछा, तुम्हारा भाई मर चुका है, फिर वह तुम्हें कुछ कैसे बता सकता है? मेरी आवाज में उत्सुकता और अविश्वास दोनों थे। उसने मेरी ओर देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने जो बताया उसने मुझे और भी चौंका दिया। उसने कहा कि उसके भाई की आत्मा उसके शरीर में समा गई है और हर पल उसके साथ रहती है। वह आत्मा उसे सपनों में, संकेतों में और कभी-कभी सीधे विचारों के जरिए मार्गदर्शन देती है। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यह सोचकर कि उसके भाई की आत्मा अभी इसी कार में हमारे साथ हो सकती है, मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं कुछ देर तक चुप रहा, अपने विचारों में खोया हुआ। अचानक मेरे दिमाग में कोडरमा की सारी घटनाएं ताजा हो गईं। वह लड़की की आवाज, मेरी कलाइयों पर निशान, बेली की सुगंध और वह सब जो मैंने अनुभव किया था। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे लगा कि मुझे इस ड्राइवर से अपनी कहानी साझा करनी चाहिए। शायद वह मेरी बात समझ सके, क्योंकि वह भी ऐसी ही किसी चीज से गुजर रहा था। मैंने धीरे से बोलना शुरू किया। तुम्हारी बात सुनकर मुझे कुछ याद आया। मेरे साथ भी कुछ साल पहले ऐसी ही एक घटना घटी थी। एक आत्मा ने मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ किया था। मैंने अभी अपनी बात शुरू ही की थी कि मेरे साथ कोडरमा में कुछ अजीब घटनाएं घटी थीं, कि ड्राइवर अचानक एक भयानक गहरी आवाज में चिल्लाया, हम सब जानत हैं। उसकी आवाज अब तक की उसकी शांत, विनम्र बातचीत से बिल्कुल अलग थी। वह मगही भाषा में बोलने लगा, जो उसकी सामान्य हिंदी से एकदम जुदा थी। उसका लहजा तीखा और आक्रामक हो गया था, जैसे कोई और उसमें समा गया हो। मैंने उसकी ओर देखा और मेरा दिल धक से रह गया। उसका चेहरा एकदम कठोर हो गया था। उसकी आंखें लाल होकर चमक रही थीं और गुस्से में उसकी आवाज के साथ उसके मुंह से थूक के छींटे उड़ रहे थे। वह अब उस साधारण ड्राइवर जैसा नहीं लग रहा था जिसके साथ मैं कुछ देर पहले ढाबे पर पराठे खा रहा था। उसने मुझे घूरते हुए कहा, मैं तेरा ड्राइवर का भाई हूं, तू मुझे का बताएगा?
मैं सब जानता हूं तेरे साथ कोडरमा में काका हुआ। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठसक थी, जैसे वह मेरे जीवन का हर पल देख चुका हो। मैंने कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन उसने खुद ही एक एक करके कोडरमा में मेरे साथ घटी हर घटना को सिलसिलेवार बताना शुरू कर दिया। उसने उस रात की बात बताई जब मैं सुनसान रास्ते पर चल रहा था और मुझे एक लड़की की आवाज सुनाई दी थी। उसने मेरी कलाइयों पर बने नाखूनों के निशानों का जिक्र किया, रैक में लगी आग की घटना को विस्तार से बताया और यहां तक कि गैस रिसाव और उपेंद्र के साथ हुई घटना को भी अक्षरशः दोहरा दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरे साथ हर पल मौजूद था, मेरी हर सांस का गवाह। मैं अवाक था, मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। डर और अविश्वास ने मुझे पसीने से तर कर दिया। मेरी कमीज पीठ से चिपक गई थी और मेरे हाथ कांप रहे थे। उसने मेरे साथ घटी हर घटना को 100% सटीकता से बताया, जैसे कोई किताब पढ़ रहा हो। मैं अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। यह कैसे संभव था कि कोई अनजान व्यक्ति जिससे मैं पहली बार मिला था, मेरे जीवन के सबसे गहरे रहस्यों को इस तरह जान सकता था। मेरे दिमाग में सवालों का तूफान उठ रहा था, लेकिन मैं कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। अचानक उसने अपनी आवाज और गहरी करते हुए कहा, वह आत्मा एक 14 साल की लड़की की है और वह अभी इसी कार की पिछली सीट पर बैठी है। यह सुनकर मेरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। मैंने पलटकर पिछली सीट की ओर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ खाली सीट और मेरी पानी की बोतल। फिर भी यह सोचकर कि मैं इस कार में 2 परालौकिक शक्तियों के साथ बैठा हूं, एक ड्राइवर के भाई की आत्मा और दूसरी वह लड़की की आत्मा, मेरा दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि मुझे लगा कि यह अभी रुक जाएगा। मेरी सांसें उखड़ रही थीं और मैं बस किसी तरह खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। मैंने डरते डरते कांपती आवाज में उससे पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि यह लड़की कौन थी? मेरी आवाज इतनी धीमी थी कि मुझे खुद सुनाई नहीं दी। उसने मेरी ओर देखा और उसकी लाल आंखों में एक अजीब सी उदासी झलकी। उसने बताया कि वह लड़की मेरे एक दोस्त की छोटी बहन थी। जब मैं अपने गृहनगर में रहता था और 10वीं कक्षा में पढ़ता था, तब वह मुझसे बहुत प्यार करती थी। वह मेरे लिए अपने दिल में गहरी भावनाएं रखती थी, लेकिन अपनी कम उम्र और संकोच के कारण वह कभी मुझे यह बता नहीं पाई। मैंने भी अपनी नासमझी में उसकी उन नजरों और भावनाओं पर कभी ध्यान नहीं दिया। उसने आगे बताया कि जब मैं पारिवारिक कारणों से पटना चला गया तो उस लड़की ने मुझसे संपर्क करने की बहुत कोशिश की। वह मेरे दोस्त के जरिए मेरा पता ढूंढती थी, लेकिन मैं उस समय अपनी नई जिंदगी में इतना उलझा हुआ था कि मुझे कुछ पता नहीं चला। हताश होकर वह किसी के कहने पर एक तांत्रिक के पास गई थी, यह सोचकर कि शायद वह कोई जादुई उपाय बता दे, लेकिन उस तांत्रिक ने उसके साथ घोर विश्वासघात किया। उसने उसका बलात्कार किया और फिर उसकी हत्या कर दी। उसकी आत्मा तब से भटक रही थी और आखिरकार कोडरमा में वह मुंह तक पहुंचने में कामयाब हो गई थी। यह सुनकर मेरे दिमाग में अतीत की धुंधली यादें साफ होने लगीं। उसने जिस दोस्त का नाम लिया वह मेरा पुराना स्कूल दोस्त था। मुझे याद आया कि उसकी एक छोटी बहन थी जो हमेशा मुझे देखती रहती थी। जब भी मैं अपने दोस्त के घर जाता वह चुपके से मुझे देखती, लेकिन मैं उसे अपनी बहन की तरह ही मानता था। मेरे लिए मेरे दोस्तों की बहनें मेरी अपनी बहनों जैसी थीं। मुझे कभी अंदाजा नहीं था कि वह मुझसे प्यार करती थी। ये जानकर मेरा दिल भारी हो गया। मुझे उसकी मासूमियत और उसके दर्द का एहसास हुआ, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता था। ड्राइवर के भाई की आत्मा ने इतनी सटीकता से मेरे जीवन की हर बात बताई थी कि उसकी किसी भी बात पर संदेह करने की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। उसकी बातें सुनकर मुझे यकीन हो गया कि वह सच बोल रहा था। उसने मेरे अतीत को मेरे सामने इस तरह खोल दिया था जैसे वह मेरा सबसे करीबी साथी रहा हो। मेरे मन में अब डर के साथ साथ एक अजीब सी सहानुभूति भी जाग रही थी, उस लड़की की आत्मा के लिए जिसने इतना कुछ सहा था। अंत में उसने गंभीर स्वर में कहा कि वह लड़की की आत्मा अब भी मुझसे बहुत प्यार करती है। वह मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी, बशर्ते मैं उसे अपने से दूर करने की कोशिश न करूं। उसने चेतावनी दी कि अगर मैंने उसे दूर करने की कोशिश की तो मेरे लिए चीजें बहुत मुश्किल हो जाएंगी। उसकी आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता थी जो मेरे दिल में गहरे तक उतर गई। जैसे ही उसने यह बात खत्म की, ड्राइवर का चेहरा एकदम सामान्य हो गया। उसकी आंखों की लालिमा गायब हो गई और वह फिर से वही विनम्र साधारण ड्राइवर बन गया जो कुछ मिनट पहले मुझसे हंसकर बात कर रहा था। उसने सर सर करके बातें शुरू कर दी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं स्तब्ध था, मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था।
मैं बस खिड़की के बाहर देख रहा था, लेकिन मेरा दिमाग उसकी बातों में उलझा हुआ था। इस घटना ने मुझे इतना डरा दिया कि मैंने अपनी 7 दिन की यात्रा को सिर्फ 2 दिन में ही खत्म कर दिया। उस ड्राइवर के साथ मैं खुद को बिल्कुल असहज महसूस कर रहा था। उसके साथ बिताई दोनों रातें मैं सो नहीं पाया। हर पल मुझे लगता कि वह लड़की की आत्मा मेरे आसपास है और ड्राइवर का भाई भी कहीं ना कहीं मुझे देख रहा है। मैंने किसी बहाने से उस ड्राइवर को नौकरी से हटवा दिया, क्योंकि उसके साथ एक पल भी बिताना मेरे लिए असहनीय था। कुछ दिनों बाद मैं अपने गृहनगर गया, अपने उस पुराने दोस्त से मिलने जिसकी बहन की बात ड्राइवर ने बताई थी। मैं उसकी बहन के बारे में सच जानना चाहता था। जब मैं अपने दोस्त से मिला तो उसने जो बताया उसने मेरे दिल को और भारी कर दिया। ड्राइवर के भाई की आत्मा ने जो कहा था वह बिल्कुल सच था। मेरे पटना जाने के 1 साल बाद मेरे दोस्त की बहन की लाश उनके घर से 2 किलोमीटर दूर एक झाड़ी में मिली थी। पुलिस ने इसे हत्या का मामला माना था, लेकिन हत्यारा कभी पकड़ा नहीं गया। मेरे दोस्त की आंखें उसकी बहन को याद करके नम हो गईं और मैं भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया। आज उस घटना को 17 साल हो चुके हैं। इन सालों में मैंने कभी भी उस आत्मा को अपने से दूर करने की कोशिश नहीं की। उसने हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया, मेरी मदद की और मेरी रक्षा की। मेरे जीवन में जो भी अच्छा हुआ, मेरी नौकरी, मेरी तरक्की, मेरे रिश्ते, मुझे लगता है कि उसका भी इसमें कुछ योगदान था। मुझे अच्छा लगता है यह सोचकर कि वह मेरे साथ है। उसके उस प्यार की जो मृत्यु के बाद भी नहीं मरा, मैं बहुत इज्जत करता हूँ। वह अब भी आए दिन मेरे साथ कुछ कुछ हरकतें करके अपने मेरे साथ होने का एहसास दिलाती रहती है। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत जरूरी है।